2021 का ऐलान हुआ था और आज यानी 10 दिसंबर को हज की एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। कई स्टेट के हज कमेटीज़ ने, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंडिविजुअल्स ने और हमने जो 3-4 बार इस दौरान जो रिव्यू मीटिंग की, उस रिव्यू मीटिंग के बाद जो हमें महसूस हुआ उसके आधार पर जो हज एप्लीकेशंस को भरने का आज आखिरी दिन है उसको 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अब हज एप्लीकेशंस जो हैं वो 10 जनवरी तक लोग भर पाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि लगभग 43,000 एप्लीकेशंस इस बार अभी तक आ चुकी हैं और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि ये सारी एप्लीकेशंस 100% ऑनलाइन आई हैं। इंडिया जो हम कहते हैं कि इंडिया अकेला सबसे पहला देश होगा जो 100% डिजिटल हज प्रोसेस को पूरा करने वाला देश बना है। उसके साथ लगभग 20% मोबाइल ऐप के जरिए लोगों ने एप्लीकेशंस को भरा है और 80% ऑनलाइन, यानी 100% कंप्लीट जो है वो डिजिटल हज का प्रोसेस हुआ है। उसके साथ ही साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पिछली बार यहाँ पे जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, काउंसलेट जनरल काउंसलेट हज जद्दा है और हज कमेटी, ये सारे कंसल्टेशन के बाद जो अलग अलग इम्बार्केशन पॉइंट से हज के खर्च और अखराजात जो हम अभी उस वक्त जो है वो एक्सपेक्टेड खर्च आए थे, वो लगभग काफ़ी ज़्यादा थे, जिसे कि अभी जो 2-3 बार 4 बार रिव्यू मीटिंग हुई है और अलग अलग फीडबैक लिया गया है, उस फीडबैक के बेस पर जो है वो जहाँ पर आज हम हज के एप्लीकेशन की डेट को हम बढ़ा रहे हैं, वहीं पर जो है ये भी बताने में खुशी हो रही है कि जो डिफरेंट एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे उसमें भी एक्सपेक्टेड अनुमानित जो खर्च है वो भी काफ़ी हद तक अभी के जो अलग अलग एजेंसीज के फीडबैक के बेस पर कह सकते हैं हम घट रहा है। जिसमें अहमदाबाद के एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उनको अप्रॉक्सीमेट 3,28,000 के इर्द गिर्द उनका खर्च आएगा और अहमदाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे वो गुजरात के सभी जो हज यात्री हैं वो जाएंगे। उसी तरह से मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे उनका भी एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 3,29,000 के इर्द गिर्द आएगा। अभी बाद में रिव्यू होगा, हो सकता है और इसमें कुछ चेंज हो, लेकिन अभी जो इस वक्त आज एट प्रेजेंट है उसमें जो मुंबई के एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जो स्टेट जाने वाले हैं उसमें जो है वो महाराष्ट्र है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दमन और दीव है, दादर नगर हवेली है। उसके अलावा जो है वो बेंगलुरु से जो लोग जाने वाले हैं उनका भी जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ सकता है वो 3,42,000 के इर्द गिर्द होगा। तो बेंगलुरु से भी जो लोग जाएंगे वो जिन स्टेट्स को जाना है वो जो है वो कर्नाटक के सभी जो हज यात्री हैं वो होंगे। उसी तरह से जो है वो कोची से जो है वो जो एक्सपेंडिचर होगा वो लगभग 3,56,000 के इर्द गिर्द होगा। कोची से जो जाएंगे वो केरल के लोग हैं, लक्षद्वीप के हैं, पौंडीचेरी के हैं, तमिलनाडु के हैं, अंडमान निकोबार के होंगे। लखनऊ से जो लोग जाएंगे लखनऊ एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले जो हज यात्री हैं उनको अप्रॉक्सीमेट 3,44,000
के इर्द गिर्द उनका खर्च आएगा। और लखनऊ से जो जाएंगे वो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं वो लोगों में है क्या? हाँ, हाँ। उसमें जिले भी हैं, लेकिन जिलों का तो आपको हम कॉपी दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा। उसी तरह से जो है वो कलकत्ता से इम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उनको 3,69,000 के इर्द गिर्द उनको उनका खर्च आएगा। उसमें कलकत्ता में पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, झारखंड है और बिहार से वहाँ पे लोग जाने वाले हैं। श्रीनगर इम्बार्केशन पॉइंट वैसे भी बहुत महंगा हुआ करता था, पहले भी काफ़ी उसका जो है वो खर्च ज़्यादा आते थे, तो इस बार बल्कि उससे थोड़ा कम है। 3,61,000 3,61,000 अप्रॉक्सीमेट। इसमें जो है वो जम्मू कश्मीर से जाएंगे लोग, लेह लद्दाख और करगिल से लोग जाने वाले हैं। उसी तरह से दिल्ली बताया नहीं अभी, दिल्ली से जो लोग दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उनका एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेट 3,44,000 के इर्द गिर्द होगा। दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से जो जाएंगे वो दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, राजस्थान है और पश्चिम यूपी के लोग उसमें जाएंगे। गुवाहाटी इम्बार्केशन पॉइंट है, इम्बार्केशन पॉइंट से का भी खर्च जो है वो अप्रॉक्सीमेट 3,99,000 के इर्द गिर्द होगा। उसका जो गुवाहाटी इम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उसमें असम होंगे, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। इस तरह से जो अलग अलग इम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, यानी 10 इम्बार्केशन पॉइंट, 21 इम्बार्केशन पॉइंट थे, उसमें 10 इम्बार्केशन पॉइंट से ये जो है वो रिव्यू करने के बाद ये एक बड़ी राहत के रूप में हम कह सकते हैं कि अभी तक जो हमारा फीडबैक है, और वो भी उसमें वहाँ के सऊदी अरब के जो कई टैक्सेस हैं, कई अभी वहाँ पे भी रूल्स में काफ़ी कुछ कोविड को देखते हुए उन्होंने अपने जो प्रोटोकॉल है, जो अलग अलग तरह के जो है डायरेक्टिव्स हैं, उसको देखते हुए जो है वो थोड़े बड़े। जैसे मुअल्लिम की फीस पहले कितनी थी? 1,050 थी, अभी जो है वो मुअल्लिम फीस हो जाएगी 2,500। तो ये थोड़ी बढ़ी है। और भी छोटे छोटे कुछ वहाँ के जो चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कोशिश रही है कि हम किसी तरह से भी जो हज यात्री जाना चाहते हैं उनके ऊपर कोई गैर वाजिब बोझ ना पड़े। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में भी हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी कहा है, कोविड की वैक्सीन भी अब तक आ जाएगी, उम्मीद है पूरी। और जब हमारे हज यात्री जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो एक प्रोटोकॉल है कोविड का कि 72 आवर बिफोर जो है वो कोविड का उन्हें टेस्ट कराना होगा। तो हमने जो है वो जो एक्सपेक्टेड हमारे हज यात्री हैं उनके हिसाब से, मैंने अभी नंबर नहीं बता सकता, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को हमें कितनी वैक्सीन अपने हज यात्रियों के लिए चाहिए, हमने जो अभी रिव्यू मीटिंग की थी उसमें उनको हमने बता भी दिया है, लिख के भी दे दिया है। तो इंशाल्लाह जो हज यात्री जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि सबको जो ज़रूरी वैक्सीन है कोविड की वो मुहैया हो सके। उसके अलावा जो जैसा पहले हम लोगों ने कहा था कि जो बगैर महरम जिन्होंने पिछली बार अप्लाई किया था महिलाओं ने, उनको हम इस बार भी उनको ज़रूरत नहीं होगी किसी भी तरह से लॉटरी वगैरह का, कि जो वहाँ पर एज और हेल्थ का जो उनका गाइडलाइन है उसको तो हम फॉलो करेंगे ही, लेकिन जो उनकी गाइडलाइन के तहत जो आता है उसमें जो है वो सारे के सारे महिलाएं जाएंगी। इस बार भी हालांकि फ्रेश भी अप्रॉक्सीमेट 483 एप्लीकेशंस वीमेंस विदाउट महरम, बिना महरम के जो खवातीन हैं वो जो जाती हैं उनका आया हुआ है। उससे पहले भी पिछले साल का जो 2142 जो एप्लीकेंट्स थे वो तो जाएंगे ही, इसके अलावा अगर जो और नया आया है वो भी जाएंगे।
इस तरह से है। और यहाँ पर जो हज का हमने सिस्टम किया है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही मॉडर्न जो नीड है उसकी तरह से 24/7 यहाँ पर जो भी पूरे देश के हज के से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दी जाती है। डेली कम से कम जो है वो 500 to 600 पूरे देश से कॉल्स आती हैं। उन कॉल्स को यहाँ अटेंड किया जाता है और उनको उसका रिप्लाई दिया जाता है। उसके अलावा भी जो ईमेल और इस तरह की चीज़ें आती हैं उसकी भी उनको जानकारी दी जाती है। इस तरह से जो है वो अभी जो हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था, पहले मोअल्लिम फीस जो थी वो अप्रॉक्सीमेट 1050 सऊदी रियाल थी, रुपीज नहीं था। और अब जो है वो 2500 सऊदी रियाल है, यानी कि पिछली बार से इस बार डिफरेंस 29,000 रुपीज का एक्स्ट्रा है। ये हमारा नहीं है, ये सऊदी गवर्नमेंट का जो मोअल्लिम की फीस होती है वो है। तो इसलिए वो जो मैंने नंबर बताया था वो तो जो है वो रुपीज में नहीं था, रियाल में था। इसके अलावा जो है वो फ्रेंड्स और भी जो तमाम पैंडेमिक की पोजीशन है, जो अभी आने वाले दिनों में जल्द ही बायलैटरल एग्रीमेंट सऊदी गवर्नमेंट के साथ होगा। और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस होंगी, जो कोरोना का प्रोटोकॉल होगा, आप सब लोग दुआ करिए कि जल्द ही कोरोना से पूरी दुनिया को निजात मिले, मेरे मुल्क को भी निजात मिले, और कोरोना जिस तरह से आया है उसी तरह से वो तबाह हो, ख़त्म हो, ताकि जो है वो सभी लोगों को इस जो एक पूरी पैंडमिक है उससे जो है वो लोग जो है वो सुकून पा सकें। तो अभी जो बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, जो कोरोना की पोजीशन होगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी चेंजेस होंगे वक्त वक्त पे, और सऊदी सरकार जो भी अपनी गाइडलाइन में चेंज करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो लोगों की हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए, सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके जो भी गाइडलाइन बनेगी, उन सब का प्रोटोकॉल हम लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। सभी को नए तरीके से हमने जो है वो तय किया है कि हम मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, अब की जो है वो अटैचियों को भी कहा है कि सिर्फ 2 एक फिक्स तरह की अटैची होंगी, वही लेके जा पाएंगे। अभी अपनी तरह से कोई वो पूरी तरह से उसको हम हर तरह से उसको देख करके करेंगे। और सभी एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं वहाँ पर हज कमेटी और हज कमेटी के अलावा स्टेट के जो लोग हैं वो हज यात्रियों को हर तरह की सुविधा देंगे। उसके अलावा हम जो हम गाइडलाइन देते हैं उसमें हम जो कोविड पीरियड के जो प्रोटोकॉल हैं, जो एहतियात हैं, उसके बारे में भी हम उनको बताएंगे। और ट्रेनिंग में भी अभी हम बता रहे हैं, ट्रेनिंग जो होगी उसमें भी हम इस बारे में जो हज पे जाने वाले लोग हैं उनको हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से उनको वहाँ पर कैसे ट्रीट करना है, रहना है, और साथ ही साथ जो है वो अपने घर से लेकर के और एम्बार्केशन पॉइंट से लेकर के और मक्के मदीने में कैसे बिहेव करना है, इस सिलसिले में है। मुझे तो यही कहना है। आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी है तो आप बताएं। जी सर। अजीजिया जी 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 नहीं अजीजिया, देखिए क्या है, अभी जो हज हो रहा है वो बहुत ही एक डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हो रहा है। और हमारा मानना है कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें दूसरे मुल्क में जाकर के जो है वो हज करना होता है, तो उस मुल्क की भी हमें उस मुल्क का जो प्रोटोकॉल है उसको भी ध्यान रखना होगा। अब मैंने जो बताया वो अजीजिया का है जी। दूसरी चीज ये कि सर ये इसमें एयर फेयर का कंपोनेंट कितना है इस पूरे कॉस्ट में? वो तो आपको डिटेल बाद में मिल जाएगा, इसमें अलग अलग है। अभी ये तो जो हम बीच बीच में जो रिव्यू करते हैं, वो रिव्यू करने के बाद ये जो फीडबैक के बेस पे है ये जी। ग्रीन और व्हाइट कैटेगरी खत्म हो गई है क्या अजीजिया? अच्छा, एक बात ये बताइए कि 43,000 जो है वो एप्लीकेशन आई है अभी तक, जैसे कि आपने बताया
जी जी। और 43 हमारा कोटा जो है लास्ट टाइम का वो था 1,25,000। तो मतलब ये तकरीबन लास्ट टाइम तो हज हुआ ही नहीं। इससे पहले के जो हाँ, last time अच्छा, हज नहीं हुआ, अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। 1,25,000 था। तो आप जो है वो 80,000 के गेट को किस तरह भरोगे? मतलब इतना अब हमें तो मालूम नहीं कि कितना, एक महीने के दौरान हमें नहीं मालूम ना कि, किस तरह का रहा? हमें नहीं मालूम कि पैंडेमिक पीरियड में कितने लोगों का कोटा होगा। तो आप लेट्स वेट एंड वॉच, दुआ करिए कि ज्यादा से ज्यादा हो। और हमेशा जो है वो जितने लोग अप्लाई करते हैं उससे कम आधे ही लोग जा पाते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा इस बार भी। इस बार क्या हुआ है, ये जो इस पीरियड में कुछ सब पासपोर्ट नहीं बने, कहीं पर नाइट कर्फ्यू लग गया, कहीं पे लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से। और क्योंकि हमने जो है वो कंपलसरी कर दिया था ऑनलाइन, तो मैंने एक तो कश्मीर में मैं था अभी, तो मैंने देखा कि बहुत वहां पर कुछ एनजीओज हैं, कुछ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उन्होंने हज एप्लीकेशंस का पूरा के पूरा एक सिस्टम बनाया कि आप यहां से अप्लाई करिए और भरिए। तो कई जगहों पे हुआ है, लेकिन कई जगहों पे इस कोविड पीरियड में जो है वो हमें बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी देखना पड़ता है। तो इसलिए ये हुआ जी। एक्सटेंशन कर रहा हूँ मैं सवाल। वन फेयर नहीं हो सकता है क्या गुवाहाटी में अलग, मुंबई से अलग, वन नेशन ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है वैसे आपका, वन नेशन वन फेयर। अभी जितनी भी आ रही फ्लाइटों सबसे यही कहिए। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिए। ट्रेनों में भी यही हो जाए। काम की बात कर रहे हैं, तो इस मरतबा जो आदमी हज जाना चाहते थे लेकिन पैसा नहीं है, तो हज कमेटी का एक फंड है बाकायदा, करोड़ों रुपया उसमें रखा हुआ है, तो कुछ मदद हो सकती है उन हाजियों की? क्या ये इस्लाम में अलाउ है क्या कि किसी के फंड से जो है वो हज पे जाएं? अगर अलाउ है तो आप बताइएगा हमें बाद में। आप करा दीजिए, कौन सा कराने वाले हाजियों को तो फंड है ना। हाँ, जी जी चलिए। आपने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री से बात हुई है कि जो लोग जरूरी वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी उससे अपने आपका जो कोटा जरूरत है आपने बता दिया, तो ये क्राइटेरिया कैसे तय हुआ किनको वैक्सीन दी जानी है, कितने लोगों को दी जानी है, ये अंदाज कैसे? देखिए हम जो है, पहली बात समझिए क्या है, हम जो है वो जितने भी हज यात्री जाते हैं उनको उनका वैक्सीनेशन का हमारा प्रोसेस है ही, कोविड का नहीं है, पहले से है। जितने भी हज यात्री हैं उनको हम वैक्सीन देते हैं। और उनका हम सिस्टम ये है कि या तो जहाँ पे हज हाउसेज हैं वहाँ पे करते हैं ये व्यवस्था, अलग अलग जगहों पे करते हैं, वो है, वो पहले से ही किया हुआ है, मतलब आज से नहीं है, ये वर्षों से चल रहा है। उसी प्रोसेस में ये भी होगा। अब उस वक्त कोई क्राइटेरिया की बात नहीं, जितने जाएंगे उन सबका जो है वो वैक्सीनेशन तो होगा ही होगा ना। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी ने कितने लोगों अभी एम्बार्केशन, अभी हमारा बायलेटरल एग्रीमेंट होने वाला है, होगा तो आपको तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। जनवरी तक कितने साफ रखते हैं जी आपने 10 जनवरी तक एक्सटेंशन किया है, जी सर। तो आप कितनी आशा रख सकते हैं और कितना बढ़ सकता है? 43,000 जो टीम मेंबर्स बने हैं, अब ये तो मैं नहीं बता सकता ना, ये तो डिपेंड करता है कि कितने लोग जो है वो अप्लाई करते हैं और कितने लोग जाना चाहते हैं। क्योंकि जो अभी तक फीडबैक है, लोगों ने जो बताया, ये बताया कि 2-3 दुश्वारियां बताई, दिक्कतें बताई। एक तो बताया कि उनके पासपोर्ट्स नहीं बन पाए बिकॉज ऑफ द कोविड प्रॉब्लम, कुछ ऑफिसेज बंद रहे होंगे, कुछ जो है वो कहीं पर लॉकडाउन रहा होगा, कहीं पे कर्फ्यू रहा होगा, ये सारी जिन्विन प्रॉब्लम्स है। तो उसको देख करके कुछ जगहों पे हो सकता है कि पासपोर्ट के जो है वो प्रोसेस में भी डिले हुआ हो, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंशन हुआ है और 1 महीने का उनको टाइम और मिला है। तो मुझे लगता है कि जो लोग नहीं भर पाए होंगे, ज्यादातर बहुत लोग नहीं भर पाए, वो भर देंगे। एज लिमिट का जो है वो जो प्रोटोकॉल सऊदी सरकार का होगा उसको ही हम फॉलो करेंगे। और प्रेजेंटली जो उम्रा पे उनका प्रोटोकॉल है वो जो है वो 18 साल और हाँ नहीं 50 आफ्टर 18 ना, हाँ 18 to 50 है अभी, लेकिन चेंज हो, जैसे रिव्यू होते हैं वो लोग भी रिव्यू करते रहते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम अभी जून में आज हज होना है, हाँ जून जुलाई में, तो इसलिए जो है वो अभी टाइम है, लेट्स वेट एंड वॉच। इस साल जो दरख्वास्तें आई
नहीं 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 नहीं, हाँ सबका होगा, जो पिछले बार भी था वो भी होगा। अभी अभी इस बार जो एप्लीकेशन आई है 483 पूरा नहीं होगा, इनका भी पूरा नहीं होगा। और जो पहले भी इनका अप्रॉक्सीमेट 2000 थी एप्लीकेशंस, वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। सर लास्ट ईयर हज नहीं हुआ तो एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे इस साल आप? नहीं, फ्रेश एप्लीकेशंस जो लोग दे रहे हैं वो फ्रेश ही दे रहे हैं, सभी लोग फ्रेश दे रहे हैं। वो तो इशू पहले ही क्लोज हो गया है कि जो जिन्हें भी जाना है, जो भी इंटरेस्टेड हैं, उन्हें जो है वो इस बार, हालांकि अभी ये बहुत बड़ी राहत है कि इतने बड़े लगभग जो 5 लाख से के इर्द गिर्द जो अखराजात था, खर्च था, वो घट करके इतना हुआ। और भी कई चीजें अभी राहत मिल सकती है और भी। जी।